नमस्कार विद्यार्थियों। हमारा व्याख्यान कल जो विगत व्याख्यान है उसके क्रम में अंग्रेज़ों की शिक्षा नीति का दूसरा भाग। इससे पहले के व्याख्यान में हम कर रहे थे कि जो चर्चा जो हमारी थी कि कैसे एक पृष्ठभूमि के रूप में हमने मतलब बात की कि प्राचीन भारत में एक मोटा मोटी शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। हमने बात की थी उसमें तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों की, जहाँ विदेशों से शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी आते थे। और नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की बात की जाए तो ये विश्वविद्यालय आज के जो हमारे बड़े विश्वविद्यालय हैं दुनिया भर में, चाहे कैम्ब्रिज हो, ऑक्सफोर्ड हो, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली हो, इस प्रकार से उनका अपना एक कैंपस, अपनी लाइब्रेरी, अपने उनके सेमिनार हॉल्स, उनके हॉस्टल्स, ये सारी व्यवस्थाएं प्राचीन भारत में उस समय थी। ज्ञान और विज्ञान को समूची दुनिया को अपने आलोक से आलोकित उस समय भारत कर रहा था। 12वीं शताब्दी से इस्लाम, 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में इस्लाम का प्रवेश होता है और विधिवत रूप से 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में उसकी स्थापना हो जाती है। इस्लाम में जो हमारे जो इस देश की जो प्राचीन संस्थाएं थी, शिक्षण व्यवस्था थी, पुस्तकालय थे, उन सबको उन्होंने नष्ट कर दिया। उसको नष्ट कर दिया कोई बात नहीं, उनका एक अपना राजनीतिक मिशन, अपना कोई उनका धार्मिक एजेंडा, लेकिन उसके स्थान पर कोई नया सेटअप लेकर के नहीं आए। ये अफसोस की बात। कोई शिक्षा के अंदर कोई क्रांतिकारी कार्य नहीं हुआ। और मध्यकाल की जब हम बात करते हैं, भारत में बहुत उस समय जो भारत का जो प्रोडक्शन है, संसाधन है, बहुत अधिक थे, लेकिन उतनी समृद्धि, उतनी आर्थिक उन्नति भारत की नहीं हुई। ठीक है, कुछ इमारतें बनी, ताजमहल का जिक्र कर लो, आप लाल किले का जिक्र कर लो, ये कुछ मकबरे, ये इमारतें बनी, लेकिन एक भारत की जो आर्थिक तरक्की का, एक जो समृद्धि का जो इतिहास था, वो अब वैसा नहीं रहा। तो उस काल में ठीक मंदिरों में, मस्जिदों में जो तालीम दी जा रही थी, शिक्षा दी जा रही थी, वो हो रहा था अंग्रेज़ों के आने से जस्ट पहले। उस दौरान अंग्रेज़ों ने यहाँ पर आकर के, चूँकि उनकी अपनी नीड्स थी, अपनी आवश्यकताएं थी, वो यहाँ की संस्थाओं को, यहाँ की तमाम बातों को अपने अनुकूल बनाना चाहते थे, जिससे भारत में उनका जो शासन है वो दृढ़तापूर्वक जमा रहे। उन्होंने शिक्षा में परिवर्तन किया और अंग्रेजी जो लैंग्वेज है वो यहाँ पर उन्होंने लागू कर दी, क्योंकि अपना कामकाज, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने के लिए, जुडिशरी वर्क करने के लिए, रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए इंग्लैंड से जब लोग आते थे तो उनको अधिक तनख्वाह देनी होती थी, उनके टीए डीए बहुत अधिक होते थे। तो उनका विचार कि भारतीय लोगों को शिक्षित किया जाए, और उन्होंने भारतीय लोगों को अंग्रेजी शिक्षा देनी प्रारंभ की। मैकाले ने जो है एक उस समय भारतीयों के लिए एक ड्राफ्ट बनाया शिक्षा नीति का, और वो लागू किया गया, और अंग्रेज़ों की जो खर्चा था उसमें उनको काफ़ी राहत मिली। और जो इंग्लैंड से आने वाले लोग थे, उनके स्थान पर भारत में ही सस्ती तनख्वाह पर, कम तनख्वाह पर कर्मचारी उपलब्ध होने लगे। तो अंग्रेज़ों ने जो यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था जो लागू की, उसके यदि हम प्रारंभिक दौर की बात करें, हम सिलसिलेवार बात करें, तो अंग्रेजी शिक्षा से लाभ प्रारंभ में अधिकतर जो मीडियम क्लास हिंदू थे उन्होंने उसका लाभ उठाया। उच्च वर्ग का हिंदू
और मुस्लिम जनता साधारणतः इससे अलग रहे। किंतु कुछ लोगों तक सीमित रहने पर भी अंग्रेजी शिक्षा का बड़ा आश्चर्यजनक प्रभाव देखने को मिला। इसने भारतीयों को अपने देश में नौकरी करने लायक बनाया। यही नहीं, इसने उन उदार विचारों से प्रेरित किया जो इंग्लैंड और यूरोप में हुआ करते थे, और वो जो उदार विचार थे वो भारतीयों को भी पसंद आए। जो शिक्षित पढ़े लिखे जो जो विचार थे वो भारतीयों को आकर्षित करने लगे। और ऐसा नहीं है कि वो जो 1829, 30, 31, 32, 33, वो जो साल थे उन विवाद भी रहे। उपलब्धियों की अपेक्षा प्रयोगों की अधिकता रही। 1813 का जो चार्टर अधिनियम, उसमें शिक्षा संबंधी निर्देश पूरी तरह अस्पष्ट थे। अतः शिक्षा के लक्ष्य, शिक्षा का माध्यम, शिक्षा प्रणाली, शिक्षण संस्थाओं का प्रबंधन, इसको लेकर के विवाद होते रहे। सरकार से मामले में जानकारी चाही जाती थी तो प्रत्युत्तर कुछ नहीं मिलता था। यहाँ का प्रबुद्ध वर्ग देसी विद्यालयों को प्रोत्साहन देना चाहता था, तो कुछ लोग मिशनरी प्रयासों के समर्थक थे। उत्तरी पश्चिमी प्रांत में थॉमसन ने देसी विद्यालयों के आधार पर सार्वजनिक शिक्षा पद्धति के निर्माण का प्रयत्न किया। तो दूसरी ओर बंबई शिक्षा बोर्ड द्वारा देसी विद्यालयों के स्थान पर सरकारी विद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। यहाँ मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने का प्रयास चल रहा था, तो बंगाल में अंग्रेजी को माध्यम बनाया गया। आगरा में नॉर्मल स्कूल खोला गया। 1852 में सेंट जॉन्स कॉलेज खोला गया आगरा में। 1850 में बरेली में हाई स्कूल आया। 1853 में बनारस कॉलेज की स्थापना थॉमसन ने की। अमृतसर और लाहौर में 1849 में अंग्रेजी शिक्षा के स्कूल खोले गए। 1842 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज में कानून और 1840 में इंजीनियरिंग की शिक्षा प्रारंभ की गई। मद्रास में मिशनरी शिक्षा के उल्लेखनीय प्रयास हुए। 1841 में मद्रास शहर में हाई स्कूल शुरू किया गया और 1852 में कॉलेज की स्थापना की गई। तो ये सारे प्रारंभिक दौर के अंदर ये जो कार्य हुए। इंग्लैंड की संसद की ओर से प्रति 20 वर्ष, एवरी 20 ईयर्स, आफ्टर एवरी 20 ईयर्स, कंपनी के कार्यों के मूल्यांकन का एक नया आज्ञा पत्र दिया जाता था। समीक्षा होती थी, फिर कोई रिन्यूअल होता था या उसके अंदर कोई करेक्शन होता था। भारतीय शिक्षा के मामले में अभी अंतिम निर्णय लेने शेष थे तथा शिक्षा प्रणाली की स्थायी नीति निर्धारित की जानी थी। संसद ने इन सब तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए 1853 में भारतीय शिक्षा प्रबंधन की जांच करने के लिए एक कमेटी नियुक्त की। कमेटी को शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम और इस दृष्टि से आवश्यक सुधार एवं परिवर्तनों के बारे में विचार करना था। शिक्षा के उद्देश्य की चर्चा करते हुए घोषणा पत्र में उल्लेख किया गया कि हमारे पवित्र कर्तव्यों में एक यह है कि जहाँ तक हमारे लिए साध्य हो हम भारत के लिए वहाँ के मूल निवासियों को
एक विशाल नैतिक और मौलिक वरदानों को देने के लिए बने जो लाभप्रद ज्ञान प्रसार से प्राप्त होते हैं। इसका परिणाम घोषणा पत्र के अनुसार ऐसे व्यक्ति उत्पन्न करना था जिन्हें विश्वास के साथ सरकारी पदों पर नियुक्ति दी जा सके, यानी अपने वफादार तैयार करने थे, अपने लिए काम करने वाले लोग तैयार करने थे। पाश्चात्य ज्ञान के प्रसार के फलस्वरूप भारत में ब्रिटिश जो प्रोडक्शंस हैं उनकी मांग भी बढ़ने लगी। कमेटी की रिपोर्ट 1854 में प्रसिद्ध शिक्षा का घोषणा पत्र लेकर के आई और घोषणा पत्र जारी हुआ, और उस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो अध्यक्ष है वो सर चार्ल्स वुड था। घोषणा पत्र में जो प्रावधान किए गए, पहला तो यह है कि भारत में शिक्षा प्रसार का दायित्व अंग्रेजों ने स्वीकार किया तथा घोषणा की कि भारतीयों का नैतिक, बौद्धिक तथा आर्थिक स्तर ऊंचा करने के लिए उपयोगी ज्ञान के प्रसार की अत्यंत आवश्यकता है। अतः जहां अंग्रेजी साहित्य तथा विज्ञान की शिक्षा अनिवार्य है, वहां संस्कृत एवं अरबी के ज्ञान का भी अपना महत्व है। उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी के साथ अन्य भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था का प्रावधान रखा गया। इसके अलावा शिक्षा के सुचारू रूप से संचालित करने हेतु 5 प्रांतों में एक पृथक शिक्षा विभाग की स्थापना का सुझाव इसमें रखा गया, और वहां पर शिक्षा निदेशकों की नियुक्ति और उनके सहयोग के लिए जो इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर्स यानी निरीक्षक जो है उनकी नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया। भारतीयों की उच्च शिक्षा के लिए लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर 3 प्रेसिडेंसियों के जो मुख्य नगर हैं उनमें विश्वविद्यालयों की स्थापना करने की बात हुई। इन विश्वविद्यालयों की स्थापना 1858 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास, बाद में मद्रास में भी की गई। लंदन विश्वविद्यालय मुख्यतः परीक्षाएं संचालित करता था। ये विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के आधार पर स्थापित नहीं किए गए। डलहौजी ने इन विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर्स की नियुक्ति का विरोध किया था। इसके अतिरिक्त यह सजेशन हुआ कि विश्वविद्यालयों तथा उससे एफिलेटेड जो कॉलेजेस, महाविद्यालय हैं, उनकी स्थापना के बाद हाई स्कूल्स और जो देसी स्कूल्स है उनको भी जोड़ दिया जाए। इस प्रकार उच्चतम शिखर पर विश्वविद्यालय तथा नीचे के स्तर पर प्राथमिक विद्यालय एवं देसी पाठशालाएं, ये प्रोविजन रखा गया। इसके अलावा शिक्षा व्यवस्था का संपूर्ण व्यय सरकार वहन नहीं करना चाहती थी। परिणाम स्वरूप निजी जो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का भी विचार एक वहां पर आया, और ऐसी संस्थाओं को ग्रांट इन एड ये सरकार की तरफ से दी जाए और इस व्यवस्था को बिना भेदभाव के प्रभावी बनाया जाए। इसके अलावा स्त्री शिक्षा पर ध्यान देने की बात की गई और भारत के प्रत्येक प्रांत में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस की स्थापना
और प्रशिक्षण की अवधि में जो भी वहाँ पर ट्रेनिंग ले उनको स्कॉलरशिप दी जाए। नए माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों तथा कॉलेजों की स्थापना की जाए। ये शिक्षा का जो घोषणा पत्र था उस घोषणा पत्र में प्रावधान रखे गए। अब यदि हम बात करें कि इस घोषणा पत्र से लेकर के 1885 तक शिक्षा का जो प्रसार है, विस्तार है, ये जो इसको 1854 का इसको वुड का घोषणा पत्र भी कहते हैं, चार्ल्स वुड का, क्योंकि जो चार्ल्स वुड है वो उस समय बोर्ड ऑफ जो उनका जो कंट्रोल है उसका अध्यक्ष था चार्ल्स वुड। परंतु इसमें इसमें जो जन सामान्य की शिक्षा के प्रसार पर इसमें जोर दिया गया था, अभी हमने जिस घोषणा पत्र का जिक्र किया। परंतु एक तथ्य है कि साधारण जनता गरीब थी। गांवों और कस्बों में किसान और मजदूर वर्ग के बच्चे छोटी आयु में ही खेत में काम करते थे या मजदूरी करते थे। परिणाम शिक्षा का प्रसार नहीं हो सका। 1870 ईस्वी के बाद वित्तीय विकेंद्रीकरण द्वारा शिक्षा का प्रभार प्रांतों पर डाल दिया और प्रांतीय सरकारों ने प्राथमिक शिक्षा के विकास पर अधिक ध्यान नहीं दिया। सरकारी जो अनुदान है वह भी मात्र माध्यमिक और उच्च शिक्षा हेतु दिया जाता था। फिर भी 1871 ईस्वी से 1882 ईस्वी की अवधि में प्राथमिक शिक्षा में कुछ प्रगति हुई। यह इस तथ्य से स्पष्ट होता है जो आंकड़े हैं कि 1870-71 में 16,473 प्राथमिक स्कूल थे। इनकी संख्या 1881-82 में लगभग 10 साल में 82,916 हो गई थी। 10 साल पहले 16,473 जो प्राथमिक स्कूल थे वो 1881-82 में 82,916 हो गए। गैर सरकारी जो प्रयास है विशेष रूप से जो भारतीयों के द्वारा थे, इस विकास के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी थे। माध्यमिक शिक्षा हेतु नए स्कूल खोले गए। शिक्षा विभाग द्वारा इन्हें आर्थिक सहायता भी दी जाती थी। मिशनरी स्कूलों के अतिरिक्त भारतीयों ने भी इस दृष्टि से प्रयास किए। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी पश्चिमी प्रदेशों में खोले गए हाई स्कूलों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रहा। जहाँ तक महाविद्यालयों का प्रश्न है विद्यार्थियों, इस अवधि में सरकारी एवं निजी स्तर पर देश के विभिन्न भागों में महाविद्यालय खोले गए। कलकत्ता और मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज, लाहौर का यूनिवर्सिटी कॉलेज, इलाहाबाद का सेंट्रल कॉलेज, अजमेर का गवर्नमेंट कॉलेज आदि अंग्रेजी सरकार द्वारा खोले गए प्रमुख महाविद्यालय थे। निजी क्षेत्र में कलकत्ता के विद्यासागर एवं सिटी कॉलेज, आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज, अलीगढ़ आगरा के आगरा कॉलेज और वो सेंट जॉन्स कॉलेज अलीगढ़, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज लखनऊ, ये कैनिंग लखनऊ का कैनिंग कॉलेज, लाहौर का फोरमैन एवं एचिसन कॉलेज, जयपुर का महाराजा कॉलेज। महाराजा कॉलेज के बारे में विद्यार्थियों में खास बात और बताना चाहता हूँ, ये 1873 ईस्वी जो है ये इसमें इसको पहले स्कूल था, इसको कॉलेज का जो है दर्जा मिला। अजमेर का मेयो कॉलेज, इंदौर का दिल्ली कॉलेज, ऐसे बहुत सारे कॉलेज उस समय में खुले। यहाँ
हम बीजापुर कर की एक विशेष चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने 19वीं सदी के अंत में तलेगांव में एक राष्ट्रीय स्कूल खोला, जो संभवतः भारतीयों द्वारा किए गए एक स्वतंत्र शैक्षणिक प्रयोगों में पहला संस्थान था। ऐसे प्रयोगों में बाद में कई विद्यापीठ और वृद्धा शिक्षा योजनाओं का नाम आता है। यह स्कूल तलेगांव औद्योगिक शिक्षा प्रदान करता था। अब तक भारतीय उद्योग काफी विकसित हो चुके थे। स्कूल के संस्थापक का उद्देश्य था इन उद्योगों के लिए टेक्नीशियन पैदा करना, जिससे विदेशी टेक्नीशियनों पर निर्भरता जो है वो कम हो जाए। संभवतः इस संस्था का उद्देश्य यह भी था कि बढ़ते हुए आतंकवादी आंदोलन को टेक्नीशियंस की, ऐसे लोगों की जो आंदोलन के लिए हथियार बन सके, वो जरूरत जो थी उसको पूरा किया जा सके। ये एक हिडन एजेंडा भी यहाँ पर था। तीनों जो प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, इनमें जो स्थापित विश्वविद्यालय, इनका प्रमुख कार्य परीक्षा लेना था और डिग्रियां देना था, जिसके कारण तकनीकी शिक्षा और रिसर्च, अनुसंधान, मौलिक चिंतन का विकास नहीं हो पाया। विश्वविद्यालयों का जो मैनेजमेंट था वो सीनेट के हाथों में, जिसके अधिकांश सदस्य या तो पदेन अधिकारी थे या सरकार द्वारा मनोनीत, जिनकी शिक्षा के विकास में रुचि नहीं होती थी। इस तरह का आधुनिक शिक्षा का लाभ प्रारंभ में समाज के उच्च लोगों को मिल पाया और निम्न वर्ग और जन सामान्य इससे वंचित रहे। उच्च वर्गों के लोगों का मतलब जो हायर मिडिल क्लास है, उससे तात्पर्य है 1870 के पश्चात कुछ शिक्षा प्राप्त भारतीय आईसीएस परीक्षाओं में सफल होने लगे, इंडियन सिविल सर्विसेज। इसलिए अंग्रेज सरकार ने एक और जहां परीक्षाओं में बैठने की आयु कम कर दी, दूसरी ओर उच्च शिक्षा की अपेक्षा प्रारंभिक शिक्षा पर अधिक ध्यान देना प्रारंभ किया। सरकार का प्रारंभिक शिक्षा के अविकसित होने पर चिंता व्यक्त करना, जहां एक ओर यथार्थ की व्याख्या करता था, तो दूसरी ओर सरकार के उच्च शिक्षा पर खर्च किए जाने वाले धन को कम करने के मंतव्य को भी स्पष्ट करता था। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए 1878 में द जर्नल काउंसिल ऑन एजुकेशन इन इंडिया की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय लंदन में रखा गया और वहाँ से सब पॉलिसी बनना, मॉनिटरिंग बनना, रिफॉर्म, करेक्शन, ये सारा वहाँ से संचालित होने लगा। इसके बाद हम बात करते हैं विद्यार्थियों महिला शिक्षा की। चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने की सिफारिश की गई थी। इसका अध्ययन हमने आज किया है, परंतु इसका दायित्व सरकार स्वयं वहन करे, ऐसा प्रावधान नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप इस अवधि में स्त्री शिक्षा की गति धीमी रही। सरकार की ढिलमिल नीति, परंपरागत रूढ़िवादी विचारधारा, प्रथा प्रथा, बाल विवाह, पश्चिमी शिक्षा के प्रति जनता का अविश्वास, गरीबी एवं स्त्री शिक्षकों, जो महिला शिक्षक है, उनकी कमी आदि ऐसे अनेक तथ्य थे जिनके कारण स्त्री शिक्षा का वांछित विकास नहीं हो पाया। यद्यपि बंबई, मद्रास, बंगाल, ये जो स्थान हैं, उत्तरी पश्चिमी प्रदेशों में स्त्री शिक्षा के लिए अनेक स्कूल खोले गए। राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज के कुछ सदस्यों ने विविध पत्रिकाओं के प्रकाशन द्वारा महिलाओं के शिक्षा के प्रसार एवं
जागरूकता लाने हेतु प्रयास किए। वामा बोधनी नामक पत्रिका 1863 में का उमेश चंद्र दत्त, अबला बांधव का द्वारका नाथ गुलाठी 1867, ये इनके अंदर ये जो कुछ आर्टिकल्स इनके अंदर आए और उसमें शिक्षा, महिला शिक्षा की बात हुई। बंगाल में महिला शिक्षा के विकास में पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर का महान योगदान रहा। पुणे में महाराष्ट्र स्त्री शिक्षा सोसाइटी ने इस दिशा में काफी सराहनीय कार्य किया। पंजाब में जालंधर में आर्य समाज ने स्त्री शिक्षा हेतु कार्य किया। बंबई में पारसी अंजुमने का महिला शिक्षा में अग्रणी स्थान रहा। इतना होते हुए भी स्त्रियों के लिए विश्वविद्यालय के द्वार, हायर एजुकेशन के द्वार लगभग बंद थे, जिसके लिए आंदोलन भी करने पड़े। यदि आंकड़ों की बात करें तो 1873 तक भारत के सब प्रकार के मात्र जो यदि सारे स्कूल्स मिला लिए जाएं 1640 गर्ल्स स्कूल थे। अब हम बात करते हैं मुसलमानों में शिक्षा की। कंपनी सरकार की स्थापना के साथ ही मुसलमानों में अंग्रेजी विरोधी भावना का विकास हुआ। अंग्रेजी पढ़ने से उन्हें अपना धर्म नष्ट होने की शंका थी। इस मान्यता को पुष्ट करने में मुल्ला मौलवियों का विशेष योगदान रहा। इस तरह मुसलमान अंग्रेजी शिक्षा से सामान्यतः वंचित रहे, किंतु 1857 के विद्रोह के बाद मुसलमानों ने अपनी स्थिति में उनकी जो पोजीशन थी उसके बारे में विचार करना शुरू किया। 1871 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के आदेश पर भारत सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें मुसलमानों में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार पर विचार किया। मुसलमान भी यह गंभीरता से अनुभव करने लगे थे कि अंग्रेजी शिक्षा के अभाव में सरकारी नौकरी प्राप्त करना कठिन है और वह हिंदुओं से पिछड़ जाएंगे। अंग्रेजी शिक्षा की ओर उन्मुख होने वाले सर सैयद अहमद खां थे। उन्होंने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो आगे जाकर मुस्लिम विश्वविद्यालय में बदल गया। वे प्रत्येक मुसलमान को अलीगढ़ में ही शिक्षा प्राप्त करने को प्रेरित करते थे। उनकी मान्यता थी कि इससे कुलीन मुसलमानों के परस्पर संपर्क ही नहीं बल्कि अंग्रेजों के साथ भी उन्हें संबंध स्थापित करने के अवसर मिलेंगे। पर सैयद ने इस कॉलेज में जिस शिक्षा को जन्म दिया उसके कारण आगे जाकर मुस्लिम राष्ट्रवाद का आविर्भाव हुआ। अलीगढ़ कॉलेज को मुसलमानों का शिक्षा केंद्र बनाने के लिए सैयद अहमद ने विभिन्न स्थानों पर मुसलमानों के लिए हाई स्कूल खोलने का भी विरोध किया। वह समझते थे कि मुस्लिम संप्रदाय आर्थिक दृष्टि से कमजोर था, इसलिए उसे अपने साधनों को विभिन्न स्थानों पर फैलाने के बजाय एक स्थान पर ही लगाना चाहिए। यह तर्क अलीगढ़ कॉलेज के लिए धन उपलब्ध कराने में तो सहायक अवश्य हुआ, लेकिन इसका परिणाम यह भी हुआ कि मुसलमानों में जो उत्साह शिक्षा के प्रति जागृत हुआ था वो बना नहीं रह पाया। उस समय बहुत से स्कूल केवल विद्यार्थियों की फीस और सरकारी अनुदान के सहारे चलते थे। यदि अधिक स्कूल उस समय स्थापित हो जाते तो वे कालांतर में मुसलमानों की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते थे। तो ये हमने मोटा मोटी आज का खासकर जो सर
चार्ल्स वुड का जो घोषणा पत्र जो आया, और उस घोषणा पत्र के जो प्रावधान 1854 के घोषणा पत्र के जो प्रावधान हैं, उन प्रावधानों को हमने किया। और 1854 से 1885 के बीच शिक्षा का क्या विस्तार रहा, स्त्री शिक्षा और मुसलमानों में शिक्षा की बात की। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।